मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज द्वारा संचालित हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न में शरीक समस्त छात्र छात्राओं को जय हिंद जय भारत। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे दरोगा हो, पुलिस हो, लेखपाली हो, बीडीओ हो, ग्राम पंचायत हो, वन रक्षक हो, गन्ना पर्यवेक्षक हो, आरओ हो, इन तमाम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप पर हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह के प्रश्न हिंदी विषय से बनते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं और इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषा किस तरह का शब्द है? ये दोनों शब्द मिले होते हैं, ये हिंदी भाषा शब्द। आपको ऑप्शन दिया है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। ये आपके सामने ऑप्शनल है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में हूबहूब बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में लिखा गया कृष्ण, और हिंदी में भी जब हम कृष्ण लिखे तो इस तरह के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में लिखे गए तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में लिखा जाता था अट्टालिका, और हिंदी में जब लिखा गया अटारी, तो ये अटारी शब्द जो है आपका तद्भव हो गया। देशज शब्द, जो शब्द ध्वनियों के अनुकरण पर बने, यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चला कि वे तत्सम हैं, तद्भव हैं, देशज हैं, विदेशज हैं, यानी विदेशी हैं, तो उन शब्दों को देशज कहा गया। जैसे खिड़की शब्द है, अब कोई व्यक्ति कहीं पर सो रहा था, उसके सोने के जगह पर खिर 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 की आवाज हो रही थी, तो उसने खिर खिर से खिड़की शब्द बना दिया। तो ये खिड़की शब्द जो बन गया तो ये देशज शब्द हो गया। अब इसी तरह से कोई ऐसा वस्तु हमारे पूर्वजों ने बनाया जो उनका कांट कूस कंकड़ पत्थर से पैरों की सुरक्षा करे, और जब उसमें वो पैर को डालने लगे, घुसाने लगे, तो उन्होंने कहा कि जा जा जा, तो जा से जूता बन गया। तो अब ये जूता शब्द आ गया। तो ये खिड़की, जूता, यानी कि जो शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बने उन्हीं को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। और जो शब्द दो भाषाओं के योग से बनते हैं उन्हीं को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये शब्द आया
हिंदी भाषा शब्द, ये हिंदी भाषा शब्द है। आप जानते हैं कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, और संस्कृत जो है, अरे सॉरी, भाषा जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द। तो अब ये हिंदी भाषा शब्द जो बना है, ये शब्द फारसी और संस्कृत दो भाषाओं के योग से बना है, और दो भाषाओं के योग से जिस शब्द का निर्माण होता है उसी शब्द को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है डी है, कि हिंदी भाषा शब्द जो है ये संकर शब्द है। तो आइए आज के हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई, मूल का मतलब कि जहां से भाषा की शुरुआत होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, आपको पढ़ाया गया है, क्लास में बताया गया है कि जिस ध्वनि का प्रयोग जीव अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान हेतु करता है, उसी ध्वनि को भाषा कहते हैं। तो भाषा मात्र एक ध्वनि है जिसका प्रयोग भावों विचारों को प्रकट करने के लिए, भावों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो भाषा क्या है? ध्वनि है, और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के योग को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो ये पूरा जो है आप देख रहे हैं कि ये भाषा का आधार है, और ये आधार जो है कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ध्वनि से। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण हो गया, वर्ण का योग शब्द हो गया, और शब्द का समूह वाक्य। तो अब सबसे जो है प्रारंभ जो है भाषा की इकाइयों का कहाँ से हो रहा है? ध्वनि से। तो ये ध्वनि जो है वह भाषा की मूल इकाई है, और आपका सही उत्तर है बी, यानी भाषा की मूल इकाई जो है वो ध्वनि है। आइए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कौन एक सवर्ण अक्षर नहीं है? हैं? आपको ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सवर्ण को छांटना है। वो कौन सा ऑप्शनल है जो सवर्ण नहीं है? अब इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर आप लोग कहीं पर भी मार्गदर्शन प्राप्त किए होंगे, और मिशन में अगर मार्गदर्शन प्राप्त किए होंगे, तो यहाँ आपको बतलाया गया होगा कि जो हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं, इन वर्णों को जाति के आधार पर 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक विजातीय वर्ण और दूसरा सजातीय वर्ण। जो विजातीय वर्ण होते हैं उनको असवर्ण वर्ण कहा जाता है, और जो सजातीय वर्ण होते हैं
उनको सवर्ण कहा जाता है। ये सजातीय और विजातीय, विजातियों को असवर्ण कहते हैं और सजातियों को सवर्ण कहते हैं। विजातीय वर्ण किसे कहते हैं और सजातीय वर्ण किसे कहते हैं? तो विजातीय वर्ण को परिभाषित किया गया, असवर्ण को परिभाषित किया गया कि हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों में से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान 2 जगह होता है, यानी 2 जगह से उच्चारित होते हैं, उन्हीं को असवर्ण वर्ण या विजातीय वर्ण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों में व, ए, आय, ओ, औ, ये 5 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण 2-2 जगह पर है। ये 2-2 स्थान से उच्चारित होते हैं। जैसे वह दंतोष्ठ, दांत और ओठ से उच्चारित होता है। ए, ऐ, कंठ तालव्य, कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। ओ, औ, कंठोस्य, कंठ और ओठ से उच्चारित होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इनके 2-2 स्थान हैं और इसलिए इनको विजातीय वर्ण या असवर्ण के नाम से जाना जाता है। असवर्ण का विलोम सवर्ण होता है। तो इसकी परिभाषा भी उल्टी होगी। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक जगह होता है, उन्हीं को हम सवर्ण वर्ण कहते हैं। अब ये जो हमारे पास असवर्ण वर्ण हैं, 5 थे, इनको छोड़ करके शेष जितने भी वर्ण हैं वो सवर्ण हैं। चाहे वो अ हो, आ हो, ई हो, ई हो, उ हो, उ हो, है, या क ख ग घ अंग हो, च छ ज झ इया, क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान एक जगह है। किसी का कंठ है, किसी का तालु है, किसी का दांत है, किसी का ऊंट है, लेकिन अब इनके तरह 2 जगह तो नहीं है। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि कौन एक सवर्ण नहीं है? तो आपके सामने 5 हैं। अब असवर्ण आप देख लें तो जो असवर्ण होगा वही सवर्ण नहीं होगा। और आपके ऑप्शन में दिख रहा है सी कि ओ और औ जो है ये असवर्ण है। तो जब ये असवर्ण है तो सवर्ण हो ही नहीं सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर जो है यह सी है, यानी ओ और औ जो है ये असवर्ण स्वर माने जाते हैं या अक्षर माने जाते हैं। आज का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि कौन एक यौगिक शब्द नहीं है। फिर देखें, प्रश्न कह रहा है कि कौन एक यौगिक शब्द नहीं है। अब आप सबसे पहले चीज तो पहले ये हम जाने कि यौगिक शब्द होते कौन है। तो आप जहां कहीं भी मार्गदर्शन प्राप्त किए होंगे वहां भी बताया गया होगा, और यदि आप मिशन इंस्टीट्यूट में मार्गदर्शन प्राप्त किए होंगे तो यहाँ पर भी आपको बताया गया होगा कि बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है
योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। अब आप कहोगे कि सर जो है ये कैसे परिभाषा होगा, कौन रूढ़ शब्द होता है, कौन यौगिक शब्द होता है, कौन जो है योग रूढ़ शब्द होता है। तो आइए हम आपको बतला रहे हैं। रूढ़ शब्द कि जिस सार्थक शब्द का खंड निरर्थक होता है। खंड का मतलब कि शब्द के वर्ण को स्वर अलग अलग करना, ये खंड होता है। तो जिस सार्थक शब्द का खंड निरर्थक होता है उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये कमल शब्द है। अगर हम कमल शब्द का खंड करेंगे तो क्या बनेगा? क धन म धन ल बनेगा। यही 3 वर्ण मिले हैं। तो कमल तो सार्थक है, कमल का तो कोई न कोई अर्थ निकलता है, लेकिन क म ल का इनका कोई अर्थ निकलता है? तो क म ल का अर्थ नहीं निकलता है, तो ये कमल शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। यौगिक शब्द कि जिस सार्थक शब्द का खंड भी सार्थक होता है, यानी कोई ऐसा शब्द है जो सार्थक है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, और उस जब शब्द को हम तोड़ें तो उसको इस तरह से तोड़ा जाए, उसको अलग किया जाए कि जो अलग होने पर शब्द बने उनका भी कोई ना कोई अर्थ निकले। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखें, अब विद्यालय शब्द है, तो अगर आप विद्यालय शब्द को अलग करेंगे तो अलग होने वाला शब्द जो है विद्या होगा और आलय होगा, तभी तो दोनों जो है अर्थ वाले होंगे। अब जानते हैं कि विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है धन। तो विद्यालय क्या है? ज्ञान का घर है, विद्या का घर है। तो आप देख रहे हैं कि विद्यालय शब्द भी सार्थक है, और इसको जब हमने खंड किया तो खंड भी इसके सार्थक हुए। तो ऐसे ही शब्द जिनका खंड, जो शब्द सार्थक होते हैं और उनका खंड भी सार्थक होता है, उन्हीं शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगर इसको आप जो है और सरल रूप देखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना समझ लें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और तत्पुरुष समास वाले जितने भी शब्द होते हैं सब यौगिक होते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द को परिभाषित किया गया कि जो सार्थक शब्द अपने मूल अर्थ से भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, तो उसी शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए जलद शब्द है। अब जलद का अर्थ तो होता है जल देना, ठीक? जलद का अर्थ होता है जल देना। अब आप सोचें कि क्या हर जल देने वाले को जलद कहा जा सकता है? क्योंकि जल तो ट्यूबवेल भी देता है।
जल तो नदी से भी मिलता है, जल तो नहर भी देती है, जल तो कुआं भी देता है, जल तो नल से भी मिलता है। तो क्या आप नदी को, तालाब को, कुएं को, नल को जलद कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। जब कहेंगे तब जलद शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? बादल के लिए करते हैं। ठीक, तो यहां पर जलद शब्द जो है वह अपने मूल अर्थ से भिन्न अर्थ को प्रकट कर, और आपका नियम भी कह रहा है कि जो शब्द अपने मूल अर्थ से भिन्न अर्थ को व्यक्त करता है, अपने मूल अर्थ से अलग अर्थ को प्रकट करता है, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये आपके सामने तीन है, अर्थात इसको सरल शब्दों में आप समझें तो बहुव्रीहि समास वाले जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं भैया? योग रूढ़ होते हैं। तो अब आपको जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द मिल गए। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि कौन यौगिक शब्द नहीं है। तो अब आप देखें कि गजेंद्र शब्द है, तो अगर हम इसका अलग खंड करेंगे तो गज धन इंद्र हो जाएगा, और गज धन इंद्र जो है गुण संधि है। महोदय का अगर हम विच्छेद करेंगे तो महा धन उदय हो जाएगा, और महोदय भी जो है वह आपका गुण संधि है। महर्षि का हम विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि हो जाएगा, और ये महर्षि भी आपकी गुण संधि है। और आप जान रहे हैं कि गुण संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। प्रश्न कर रहा है कि आपके सामने जो चार ऑप्शनल उपलब्ध हैं इनमें से कौन यौगिक शब्द नहीं है? तो गजेंद्र भी यौगिक है, महोदय भी यौगिक है, महर्षि भी यौगिक है। तो यौगिक कौन नहीं है? पंकज, क्योंकि पंकज अपने मूल से भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। ठीक, तो ये आज आपका चौथा प्रश्न है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। तो यदि आप लोग कहीं भी किसी भी संस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त किए होंगे, या आप लोगों में से कोई मिशन इंस्टीट्यूट में मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा, तो जरूर बतलाया गया। मिशन में तो चूंकि मैं ही मार्गदर्शक हूं तो मैं ही तो बतलाता ही हूँ, और भी जो भी होगी संस्था अगर उनको आता होगा तो बतलाएंगे कि अगर किसी भी संयुक्त वाक्य सरल वाक्य में अतिरिक्त शब्द लगा होता है, अतिरिक्त शब्द लगा होता है, तो इस अतिरिक्त शब्द युक्त सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें केवल बल्कि या न केवल बल्कि
शब्द लगे होते हैं। यानी ऐसा आपके सामने कोई वाक्य है जिसमें अतिरिक्त शब्द दिखलाई दे और ऐसे वाक्य का संयुक्त रूप पूछा जाए, संयुक्त वाक्य पूछा जाए, तो 4 ऑप्शनल में आप सीधे देखें कि कौन सा ऑप्शनल है जिसमें केवल बल्कि या न केवल बल्कि शब्द का प्रयोग किया गया है। और जिस ऑप्शनल में ये शब्द हैं वही अतिरिक्त वाले संयुक्त सरल वाक्य का संयुक्त रूप होता है। आप खोजें, वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है। क्या इसमें आपको हमने जो रूल बताया हुआ दिख रहा है? केवल बल्कि, न केवल बल्कि कहीं है? नहीं है। फिर वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है, इसमें भी केवल बल्कि नहीं है। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ केवल है, यहाँ बल्कि है, नियम हमारा फॉलो कर रहा है। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है डी। तो इस तरह के प्रश्न अब परीक्षा में आ रहे हैं। जैसे कोई मिश्र वाक्य दे दिया तो कैसे हम जानेंगे? कोई संयुक्त वाक्य दे दिया तो कैसे हम जानेंगे? तो आप जहाँ कहीं भी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे होंगे, आपको आपका मार्गदर्शक बिल्कुल बतलाता होगा। और मिशन इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे मार्गदर्शन प्राप्त किए हैं, तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बतलाया हूँ कि वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं और सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। तो ये जो है पूरे हमने नियम पढ़ाया है और आपको भी जहाँ भी आप होंगे वहाँ पर बताया गया होगा। और नहीं बताया गया होगा तो ये आपके साथ अन्याय किया गया होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है वह परीक्षाओं में आ रहे हैं और इस तरह के प्रश्न अगर सही होने लगते हैं तो बच्चे का जो है लक्ष्य समीप आने लगता है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं ये सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि वाक्य परिवर्तन संबंधित प्रश्न हर बच्चा नहीं कर पाता है। तो जब हर बच्चा करेगा नहीं और जिसको आएगा वही करेगा, और जब वो करेगा तो स्वाभाविक है कि वो अपने प्रतिद्वंदी से प्लस रहेगा और अपने प्रतिद्वंदी से प्लस रहेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो हिंदी भाषा में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर प्लस पॉइंट गिना जाता है और वही प्लस पॉइंट जो है आपको अन्य से जो है वह ऊपर ले जाता है। ऐसे ही प्लस पॉइंट में ये वाक्य परिवर्तन संबंधित टॉपिक है। तो एक टॉपिक, एक नियम हमने आपको समझाया कि अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें अतिरिक्त शब्द दिखलाई दे तो उस वाक्य का सरल रूप जो है वह केवल बल्कि न केवल बल्कि के रूप में संयुक्त रूप बनता है। अगर आपको ऑप्शनल में मिले तो वही आपका ऑप्शनल सही है। तो आप प्रश्न संख्या 5 का जो है उत्तर देख रहे हैं कि डी जो है हमारा नियम फॉलो कर रहा है और इसलिए इस प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर डी होता है। तो आइए हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभय। तो आप सब जानते हैं, जैसा कि आपको
बताया गया होगा, और नहीं बताया गया तो आप स्वयं के अध्ययन के माध्यम से भी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंग के नाम को बतलाने वाला जो शब्द रूप होता है वह प्रायः पुल्लिंग होता है। लेकिन अब जैसे कलाई शब्द है, कुहनी शब्द है, नाक शब्द है, आंख शब्द है, कांख शब्द है, अंगुली शब्द है, एड़ी शब्द है, पिंडली शब्द है, हड्डी शब्द है, इंद्रिय शब्द है, त्वचा शब्द है और जीभ शब्द है। अगर आप इन अपवादों को छोड़ दें तो बाकी शरीर के अंग का नाम बतलाने वाला शब्द पुल्लिंग होता है। ये सब जो है स्त्रीलिंग है। कलाई, कुहनी, नाक, आंख, कांख, अंगुली, एड़ी, पिंडली, हड्डी, इंद्रिय, त्वचा और जीभ। तो आपसे पूछ रहा है दांत। अब जैसे दांत आ जाए, केस आ जाए, बाल आ जाए, पैर आ जाए, ठूडी आ जाए, सीना आ जाए, बाह आ जाए, ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं मेरे भाई। तो शरीर के नाम को बतलाने वाला संज्ञा रूप पुल्लिंग होता है, लेकिन कलाई, कुहनी, नाक, आंख, कान, अंगुली, एड़ी, पिंडली, हड्डी, इंद्रिय, त्वचा, जीभ, ये अपवाद है, क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग है। तो आइए आज हम प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन है? ऑप्शन दे रहा है उस, जनता, बधु, पिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जनता है। ये एक वचन में ही रहता है, चाहे बहुत से जनता या एक जनता। तो जनता शब्द का जो है वह बहुवचन नहीं बनता है, ये सबके लिए भी, एक के लिए भी जनता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उसने अपने मित्र को पुस्तक दी में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक। प्रिय मित्रों, अब आपको यहाँ पर जो है को दिखलाई दे रहा है, और इसलिए आपके दिमाग में ये भाव निकलता है कि जहाँ पर को होता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। और हिंदी की ये विशेषता है कि यहाँ जो दिखता है वो नहीं होता है और जो होता है वो नहीं दिखता है,
क्योंकि कारक का निर्धारण चिन्ह के साथ साथ प्रयोग और अर्थ के आधार पर भी किया जाता है। तो हर समय में को जो है वह कर्म कारक नहीं होता है। तब इसका उत्तर हम कैसे जानते हैं? तो इसका एक नियम है कि अगर वाक्य में को का प्रयोग हुआ हो और को के होने पर क्रिया देना आ रही है, अगर वाक्य में को का प्रयोग हुआ हो और को के होने पर वाक्य की क्रिया देना होती है, तब ऐसी स्थिति में को कर्म कारक न हो करके संप्रदान कारक होता है। ये व्याकरण का नियम है। तो अब आप देख रहे हैं कि पुस्तक दी, और ये पुस्तक दी यानी दे धातु से जो क्रिया रूप बनता है, इसका जो होता है कि दे का दिया, दिए और दी, ये देना क्रिया का रूप होता है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो संप्रदान का। तो ये जो है आपका नियम है कि को हर समय कर्म कारक नहीं होता है। को तभी कर्म कारक होगा जब क्रिया में क्रिया देना का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता है। ठीक, तो आइए एक प्रश्न और आज देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। और प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो ये तो सरल वाक्य है, इसमें कोई नियम क्या है आप जानते हैं कि ता है, ती है, ते है, ती है। जब वाक्य में होता है तो यह क्रिया रूप जो है वह सामान्य वर्तमान काल का होता है। तो इसका सही उत्तर है सामान्य वर्तमान काल। तो इस वाक्य में समान वर्तमान काल का जो है प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से चिड़िया सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सामान्य वर्तमान काल। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। कल हम आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? विनय से चला नहीं जाता, रोशनी फल बेचती है, अब मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। तो वाच्य पहचानने के तो बहुत सारे नियम हमने मिशन इंस्टीट्यूट के बच्चों को पढ़ाया है, और आशा करता हूं कि आप भी जहां पर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे होंगे, किए होंगे, वहां पर भी आपको बहुत सारे नियम बताए गए होंगे। इस प्रश्न से संबंधित एक नियम हम आपको बतलाता हूं कि यदि वाक्य संज्ञा प्लस संज्ञा प्लस क्रिया के रूप में होता है, तो ऐसा वाक्य कर्तरीवाच्य होता है। यदि वाक्य संज्ञा प्लस विभक्ति माने कारक चिन्ह प्लस संज्ञा प्लस क्रिया के रूप में होता है, तो ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। और अगर वाक्य संज्ञा प्लस
विभक्ति प्लस संज्ञा प्लस क्रिया पुल्लिंग, ये अनिवार्य है, इस रूप में होता है। और ऐसे क्रिया से विवशता या लाचारी का भाव प्रकट होता है तो ये भाववाच्य में होता है। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर रोशनी फल, यानी संज्ञा प्लस संज्ञा का प्रयोग हुआ, ये जो है कर्तृवाच्य है। अब मैं अब काम नहीं करता, यानी मैं और काम ये संज्ञा है, नहीं हो सकता। राम कपड़े सिलता है, संज्ञा संज्ञा नहीं हो सकता। विनय से चला नहीं जाता, विवशता आ गया और पुल्लिंग क्रिया आ गया। तो आपका उत्तर प्रश्न संख्या 10 का जो है ये सही है। तो आज हमने आपको लिंग संबंधित, वाक्य संबंधित, सवर्ण असवर्ण संबंधित काफी कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराया। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहगामी होगी, सहायक होगी। इसी तरह की जानकारियों के साथ पुनः हम कल आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और फिर कुछ ऐसे हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण संबंधित कुछ तथ्य बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।